ITR अवेयरनेस के इनकम टैक्स 2025 की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स 2025 के कॉन्सेप्ट्स को आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझने के लिए ITR अवेयरनेस को सब्सक्राइब करें। आप टैक्स देते हैं, लेकिन सच बताइए, क्या आपको पता है कि आप कितने प्रकार के टैक्स देते हैं और क्यों देते हैं? अगर नहीं, तो आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन समझ के नहीं, मजबूरी में। आज इसी मजबूरी को खत्म करते हैं। नमस्ते। आज हम भारत के टैक्स सिस्टम को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। इस वीडियो सीरीज में आप जानेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया, एसएससी कौन होता है और भी बहुत कुछ। कोई भारी भाषा नहीं, कोई घुमाव नहीं, सीधा टैक्स का सच। टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया। भारत में टैक्स दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स यानी सीधा टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ये टैक्स आप खुद भरते हैं, इसका बोझ किसी और पर नहीं डाल सकते। कमाई आपकी, जिम्मेदारी भी आपकी। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष टैक्स। सबसे बड़ा उदाहरण जीएसटी। आप सामान खरीदते हैं, टैक्स आप देते हैं, लेकिन सरकार को जमा करता है सेलर। मतलब साफ है, आप टैक्स दे रहे हैं, चाहे आपको एहसास हो या ना हो। हमारी वीडियो सीरीज केवल इनकम टैक्स पर आधारित है। एसएससी कौन होता है? सबसे पहले ये समझिए, टैक्स देता कौन है। इसे कहते हैं एसएससी। अगर आपने इनकम कमाई है, चाहे नौकरी से, व्यापार से या इन्वेस्टमेंट से, तो आप एसएससी हैं। व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म, कंपनी सब एसएससी हो सकते हैं। सिंपल रूल याद रखिए, इनकम है बट टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीखना शुरू करें, समझ के साथ टैक्स दें। रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सबसे डेंजरस कंफ्यूजन है। टैक्स ये नहीं देखता कि आप कहां रहते हैं, टैक्स ये देखता है आप फाइनेंशियल ईयर में भारत में कितने दिन रहे। रेजिडेंशियल स्टेटस कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में समझा जाता है। पहली कैटेगरी होती है रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के अंदर 2 सब टाइप्स आते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट RNOR। तीसरी कैटेगरी होती है नॉन रेजिडेंट, जिसे आम भाषा में NRI कहा जाता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, जबकि RNOR की केस में भारत से जुड़ी इनकम टैक्सेबल होती है, विदेशी इनकम नहीं, एक्सेप्ट जब वो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल या मैनेज होता हो। और NRI की सिर्फ इंडिया सोर्स इनकम। गलत स्टेटस चुना, सीधा नोटिस। टैक्स ईयर पहले था फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का झंझट। अब आया है नया कंसेप्ट, टैक्स ईयर। जिस साल आप इनकम कमाते हैं, उसी साल उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। एक नाम, कम कंफ्यूजन, ज्यादा क्लैरिटी। सोर्सेज ऑफ इनकम 5 जगहों से आ सकती है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। एक बात याद रखिए, गलत सोर्स में इनकम दिखाई तो सिस्टम आपको नहीं छोड़ेगा। TDS, TCS और एडवांस टैक्स। TDS, इनकम मिलने से पहले टैक्स काट लिया जाता है। TCS, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पर सेलर टैक्स कलेक्ट करता है। एडवांस टैक्स, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो टैक्स पहले ही देना पड़ता है। इग्नोर किया तो इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों तय। पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। सेक्शन 80C, 80D जैसे डिडक्शंस आपको लीगल तरीके से टैक्स बचाने का मौका देते हैं, लेकिन साफ समझ लीजिए, डिडक्शन प्लानिंग है, जुगाइड नहीं। ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहला सवाल, ओल्ड और न्यू रिजीम में फर्क क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम, यहाँ टैक्स स्लैब की रेंज कम है, जबकि टैक्स रेट्स ज्यादा रखे गए हैं, लेकिन आपको अलाउ करता है डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करने की। HRA, LTA, सेक्शन 80C, 80D, होम लोन इंटरेस्ट और बहुत कुछ। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम लाया गया था टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए। यहाँ टैक्स स्लैब की रेंज ज्यादा वाइड है, जबकि टैक्स रेट्स थोड़े लोअर रखे गए हैं। लेकिन एक कैच है, ज्यादातर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हटा दी गई है।
टैक्स रेट्स भारत में टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है। कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। हर साल बजट में नई स्लैब्स आती हैं। गलत स्लैब चुना, गलत टैक्स, और फिर प्रॉब्लम। टैक्स सिस्टम समझना कोई ऑप्शन नहीं है। यह एक फाइनेंशियल सर्वाइवल स्किल है। जितना जल्दी समझेंगे उतना कम नुकसान होगा। एसएससी कौन होता है? सबसे पहले एक सिंपल सवाल समझिए, टैक्स देता कौन है? जिस व्यक्ति या एंटिटी पर टैक्स की जिम्मेदारी आती है उसे इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एसएससी। अगर आपने इनकम कमाई है, चाहे नौकरी से, चाहे व्यापार से या फिर इन्वेस्टमेंट से, तो साफ बात है आप एसएससी हैं। आप व्यक्ति हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकते हैं, फर्म हो सकती है या कंपनी, सब एसएससी हो सकते हैं। सिंपल रूल याद रखिए, इनकम है, sans टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। What is an assessee? An assessee is any person or entity who is legally liable to pay income tax or against whom income tax proceedings are initiated under the Income Tax Act. Simple language में समझिए, जिस पर टैक्स लगता है या टैक्स से जुड़ी कोई भी कार्यवाही होती है वही एसएससी है। अगर आप इनकम अर्न करते हैं या डिपार्टमेंट आपको चेक कर रहा है तो आप एसएससी हैं। नो एस्केप। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एसएससी ये हो सकते हैं: इंडिविजुअल, सैलरीड पर्सन, फ्रीलांसर, बिजनेसमैन, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक सेपरेट टैक्स एंटिटी फर्म या एलएलपी कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक एओपी या बीओआई, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस, ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ, डिसीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डीम्ड एसएससी जो किसी और की इनकम पर टैक्स देता है। सिंपल लॉजिक समझिए, जो इनकम अर्न करता है, इनकम होल्ड करता है या इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही एसएससी है। अब आते हैं टाइप्स पर, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ के लिए भी। पहला, नॉर्मल एसएससी जो अपनी खुद की इनकम पर टैक्स देता है। दूसरा, डीम्ड एसएससी जो किसी और की इनकम पर टैक्स देता है। एग्जाम्पल, माइनर बच्चे की इनकम पर गार्डियन टैक्स देता है। तीसरा, एसएससी इन डिफॉल्ट टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया। ये कैटेगरी डेंजरस होती है। पेनल्टी, इंटरेस्ट और नोटिसेस तीनों आते हैं। अब रियलिटी सुनिए, अगर लॉ के हिसाब से आईटीआर फाइल करना जरूरी है तो वो ऑप्शनल नहीं है, इनकम टैक्स लिमिट से कम है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनकम टैक्स नोटिसेस आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनते। रॉन्ग पैन, रॉन्ग टीडीएस या डेटा मिसमैच, ये सब आपको एसएससी बनाकर स्क्रूटनी में डाल सकते हैं। वन लाइन डेफिनेशन याद रखिए, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under the Income Tax Act. अगर आप कमाते हैं तो आप एसएससी हैं, मानो या ना मानो। अगर आप आज भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज होते हैं तो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 2025 में आया है टैक्स ईयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टैक्स कंसेप्ट सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझने हैं तो आईटीआर अवेयरनेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बिल्कुल क्लियर करेंगे टैक्स ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में असली फर्क क्या है। कोई टेक्स्ट बुक वाली भाषा नहीं, सीधा प्रैक्टिकल डिफरेंस। सबसे पहले, प्रीवियस ईयर टेक्निकल लैंग्वेज में फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर कहा जाता है। ये वही पीरियड होता है जिसमें आप इनकम कमाते हैं, चाहे सैलरी हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या इन्वेस्टमेंट से गेन्स। नॉर्मली इसका ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंडिया में ये हर साल सेम रहता है। यही वो समय होता है जब एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो। याद रखिए, प्रीवियस ईयर टियाज इनकम अर्निंग प्लस टैक्स प्लानिंग का साल। असेसमेंट ईयर आईटीआर फाइलिंग का साल। अब आता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो साल होता है जो प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद आता है। यहाँ भी ड्यूरेशन वही रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस साल में इनकम असेस होती है, टैक्स कैलकुलेट होता है
और ITR फाइल की जाती है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपने इनकम कमाई प्रीवियस ईयर 2025-26 में, तो उसी इनकम की ITR फाइल होगी असेसमेंट ईयर 2026-27 में। यानी इनकम एक साल की, पेपर वर्क अगले साल में। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के लिए दो अलग अलग नाम होने के कारण यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती थी। ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग सालों की बात हो रही हो। यही ड्यूअल सिस्टम टैक्स पेयर्स से सबसे ज्यादा गलती करवाता था। टैक्स ईयर, न्यू कंसेप्ट फ्रॉम 2025। अब आता है गेम चेंजर, टैक्स ईयर, इनकम टैक्स। बिल 2025 ने साफ कहा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के लिए दो अलग अलग नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझते हैं टैक्स ईयर क्या है। टैक्स ईयर एक सिंगल टर्म है जो इनकम अर्निंग और इनकम रिपोर्टिंग दोनों को कवर करता है। एग्जाम्पल, अगर इनकम अर्न्ड हुई 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2024 के बीच, तो इसे सिंपली कहा जाएगा टैक्स ईयर 2025-26, नो प्रीवियस ईयर, नो असेसमेंट ईयर, नो कंफ्यूजन। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होना और वो कॉमन मिस्टेक खत्म करना जहां लोग गवर्नमेंट फॉर्म्स में प्रीवियस ईयर की जगह असेसमेंट ईयर या असेसमेंट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर भर देते थे। न्यू इनकम टैक्स लॉ 2025 में प्रीवियस ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। असेसमेंट ईयर को सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आज भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में अटके हुए हैं, तो अब गलती सिस्टम की कम और आपकी अवेयरनेस की ज्यादा है। टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन कम करेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो अपडेटेड रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सारी इनकम एक जैसी होती है, तो आप इनकम टैक्स को गलत समझ रहे हैं। टैक्सेस में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, ये मायने रखता है कि यह कहां से आता है। गलत सोर्स चुनेंगे तो सिस्टम आपको फ्लैग कर सकता है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इंडिया में टोटल इनकम सिर्फ 5 सोर्सेज से काउंट की जाती है। ये एक रूल याद रखें, 5 सोर्सेज खर्च, 1 ITR ट्रुथ, 1 सैलरी। अगर आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं और आपको पेमेंट मिलती है, यह सैलरी है। बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंस, परक्विजिट्स, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव, एनकैशमेंट। सिंपल रूल, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो यह सैलरी है। 1 हाउस प्रॉपर्टी, घर या प्रॉपर्टी के मालिक हैं और किराया कमाते हैं, वह हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। एक्चुअल रेंट और कुछ केस में नोटिशनल रेंट। आपके घर से इनकम बिजनेस नहीं है, न ही अदर सोर्सेज है। 1 बिजनेस या प्रोफेशन, दुकान चलाते हैं, स्टार्टअप है, फ्रीलांस करते हैं, CA, डॉक्टर, ड्राइवर, क्रिएटर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, वह बिजनेस प्रोफेशन इनकम है। यहाँ टैक्स एक्सपेंस के बाद के प्रॉफिट पर लगता है, ग्रॉस रिसिप्ट्स पर नहीं। 1 कैपिटल गेन्स, कोई एसेट, शेयर, जमीन, घर, व्हीकल जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में बेचते हैं, जो एक्स्ट्रा है वह कैपिटल गेन है। 2 प्रकार, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। टैक्स रूल्स अलग होते हैं। 1 अदर सोर्सेज, जो कुछ भी ऊपर फिट नहीं होता वह यहाँ आता है। बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, लॉटरी, प्राइज मनी, ये कोई डस्टबिन कैटेगरी नहीं है। सख्त रूल्स लागू होते हैं। असली मुद्दा ये नहीं है कि आपकी इनकम कितनी बड़ी है, ये गलत हेड के तहत टैग करना है। गलत हेड, शाच, गलत टैक्स, शैच, फ्यूचर प्रॉब्लम्स। डिडक्शन मना किए जा सकते हैं, टैक्स रेट्स बदल सकते हैं और हाँ, नोटिस आ सकते हैं, क्योंकि हर सोर्स के अलग डिडक्शन, एक्सेम्पशन और रेट होते हैं। आपका ITR इन 5 हेड से टोटल इनकम जोड़ता है। वह टोटल आपके डिडक्शन, टैक्स रेट और फाइनल टैक्स तय करता है। 5 सोर्सेज, एक एक्यूरेट ITR, इसे सही करें। अगर आपको लगता है कि टैक्स सिर्फ ITR के दिन आता है, तो आप सिस्टम को गलत समझ रहे हैं। इनकम टैक्स कमाई के साथ साथ वसूलता है और यही करते हैं TDS, TCS, एडवांस टैक्स। आज सब कुछ प्रैक्टिकल, बिना ड्रामा। सरकार का सिंपल रूल, पहले पैसा दो, बाद में बहस करो। उस रूल के 3 हथियार, TDS, TCS, एडवांस टैक्स। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब पूरा पैसा मिलने से पहले ही टैक्स कट जाएगा। एग्जाम्पल, सैलरी आर्स 50,000, अकाउंट में आर्स 45,000, आर्स 5,000 कहाँ गए? TDS, ये टैक्स एम्प्लॉयर का नहीं, आपका है। एम्प्लॉयर सिर्फ सरकार तक पैसा पहुंचाने वाला मैसेंजर। कॉमन TDS इनकम, सैलरी, प्रोफेशनल फीस,
इंटरेस्ट, एफडी लोन, कमीशन, रेंट। सबसे बड़ी गलती, टीडीएस कट गया तो टैक्स खत्म। गलत, टीडीएस सिर्फ समय पर कटना है, गेम यहीं खत्म नहीं होता। आईटीआर में फाइनल हिसाब होगा, या तो रिफंड मिलेगा या फिर और टैक्स भरना पड़ेगा। टीडीएस जमा करने की अंतिम तिथि यह जिम्मेदारी आपकी नहीं होती। जिसने टैक्स कटा है उसी की जिम्मेदारी होती है सरकार को जमा करने की। नियम सरल है, जिस महीने टीडीएस कटा अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट मैंडेटरी। अपवाद याद रखिए, मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक। टीडीएस रिटर्न की अंतिम तिथियां तिमाहीवार रिटर्न फाइल होती है। Q1 अप्रैल से जून 31 जुलाई, Q जुलाई से सितंबर 31 अक्टूबर, Q3 अक्टूबर से दिसंबर 31 जनवरी, Q2 जनवरी से मार्च 31 मई। टीडीएस काटा लिया लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया, आर्स 200 प्रतिदिन देरी का जुर्माना, अधिकतम सीमा तक, कोई बहाना नहीं। टीसीएस स्रोत पर कर संग्रह। अब आते हैं टीसीएस पर। यहाँ पैसा कटता नहीं है, यहाँ पैसा जुड़ता है। उदाहरण, आपने आर्स 12 लाख की कार खरीदी। सेलर बोलेगा आर्स.5 लाख प्लस टीसीएस, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ब्लंट ट्रुथ सुनिए, टीसीएस कोई अलग टैक्स नहीं है, ये सिर्फ सरकार का तरीका है आपको ट्रैक करने का। टीसीएस लगता है जब ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू हो या मॉनिटर करना जरूरी हो, इससे ट्रेल बनता है ताकि रिकॉर्ड्स क्लियर रहें। टीसीएस लगता है उच्च मूल्य की कार खरीद, विदेशी प्रेषण, विलासिता के सामान, उच्च मूल्य के लेन देन। लोग टीसीएस को लॉस मान लेते हैं और फिर आईटीआर ही फाइल नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है। टीसीएस की जिम्मेदारी बायर की नहीं होती। जिसने टैक्स कलेक्ट किया है सेलर, वही जिम्मेदार है। आप सेलर को एक्स्ट्रा टैक्स देते हो, सेलर सरकार को जमा करता है। रूल वही है। नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख, मार्च का टीसीएस 30 अप्रैल, टीसीएस रिटर्न ड्यू डेट्स 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, 31 मई। सेलर लेट हुआ तो क्रेडिट दिखाई नहीं देगा और हेडेक आपकी होगी। एडवांस टैक्स, खुद से टैक्स भरना अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट। एडवांस टैक्स, यहाँ कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कोई सेलर नहीं है, यहाँ आप खुद जिम्मेदार हो। एडवांस टैक्स कब देना पड़ता है? अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आर्स 10,000 से ज्यादा है और टीडीएस पूरा कवर नहीं कर रहा, तो एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी है। Who mostly ignores it? Business owners, freelancers, यूट्यूबर्स, ट्रेडर्स, कंसल्टेंट्स इग्नोर किया। इंटरेस्ट, पेनल्टी, नोटिस और फिर कहते हो टैक्स डिपार्टमेंट परेशान करता है। रियलिटी उलटी है। एडवांस टैक्स ड्यू डेट्स, यहाँ जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। 15 जून, 15%, 15 सेप्ट, 45%, 15 डी, 76%, 15 मार्च, 100%। एक भी इंस्टॉलमेंट मिस की, सेक्शन 224B, सेक्शन 234C इंटरेस्ट ऑटोमेटिक है, नो मर्सी। आईटीआर फाइल करते समय एडजस्ट कर लेंगे। रॉन्ग, इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं होता, चार्ज होता है। फाइनल क्लैरिटी याद रखिए। टीडीएस पैसा मिलने से पहले टैक्स, टीसीएस सामान खरीदते समय टैक्स, टीडीएस, टीसीएस हर महीने डिपॉजिट प्लस क्वार्टरली रिटर्न। जिम्मेदारी आपकी नहीं, जिसने टैक्स काटा या कलेक्ट किया है उसकी। एडवांस टैक्स, खुद से समय पर टैक्स, साल में 4 बार, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आईटीआर सिर्फ फाइनल सेटलमेंट, लेट मतलब एक्स्ट्रा पैसा सरकार को गिफ्ट। टैक्स सिस्टम मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लोगों की नेग्लिजेंस। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स समझे बिना आईटीआर फाइल करना ब्लाइंड ड्राइविंग जैसा है। यहाँ सिंपैथी नहीं है, यहाँ सिस्टम की रियलिटी है, क्योंकि टैक्स इग्नोरेंस सस्ती नहीं पड़ती। अगर आप टैक्स पेनल्टी में नहीं, प्लानिंग के साथ देना चाहते हैं तो आईटीआर अवेयरनेस से जुड़े रहिए। ऑलराइट, चलो इस टैक्स सीजन के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक को ब्रेक डाउन करते हैं। FY 2025-32 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि असेसमेंट ईयर 2020-25 के लिए कौन सा रिजीम चुने, तो आप अकेले नहीं हैं। मुझसे इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो चलो इसे सुपर सिंपल बनाते हैं। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या है? ओल्ड रिजीम आपको बहुत सारे टैक्स डिडक्शंस और एक्सेम्पशंस क्लेम करने देता है, HRA, LTA, 80C, 80D और भी बहुत कुछ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के जरिए सेव करना पसंद है और आपके पास होम लोन्स, इंश्योरेंस या ट्यूशन फीस है,
तो ओल्ड रिजीम आपको ज्यादा रिवॉर्ड कर सकता है। अब न्यू रिजीम, जो टैक्सेस को सिंपलर बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, यह लोअर टैक्स रेट्स ऑफर करता है, लेकिन यहां कैच है, ज्यादातर एक्सेम्पशंस और डिडक्शंस चले गए हैं। आप HRA 80C या स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ज्यादातर केसेस में क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन न्यू रिजीम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लैब्स और कम पेपर वर्क देता है। चलो नंबर्स की बात करते हैं। ओल्ड रिजीम में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5 लाख तक यह 5% है, फिर 10 लाख तक 20% और उससे ऊपर 30%। लेकिन याद रहे, आप डिडक्शन से अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। न्यू रिजीम में स्लैब्स वाइडर हैं और रेट्स लोअर हैं। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक यह 5% है, 8 से 12 लाख के लिए 10%, 12 से 16 लाख के लिए 15%, 16 से 20 लाख के लिए 20%, 20 से 24 लाख के लिए 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। लेकिन बहुत कम डिडक्शंस। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? अगर आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं या बड़े होम लोन इंटरेस्ट हैं, तो ओल्ड रिजीम आपको ज्यादा पैसे बचा सकता है। हाजीमन, अगर आप हैसल फ्री फाइलिंग चाहते हैं और ज्यादा डिडक्शंस यूज नहीं करते, तो न्यू रिजीम आसान है। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स कम हैं, तो यह सस्ता भी हो सकता है। यहां एक क्विक टिप है, फाइल करने से पहले दोनों रिजीम्स के तहत अपना टैक्स कैलकुलेट करें। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कैलकुलेटर्स हैं, तो सिर्फ गेस मत करो। यह भी याद रखें, गवर्नमेंट ने FY 2023-24 के बाद से न्यू रिजीम को डिफॉल्ट ऑन ऑप्शन बना दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अभी भी ओल्ड रिजीम चुन सकते हैं। बॉटम लाइन, कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। आपकी चॉइस आपकी इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग में आप कितना एफर्ट डालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करती है। पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। सेक्शन 80C, 80D जैसे डिडक्शंस आपको लीगल तरीके से टैक्स बचाने का मौका देते हैं, लेकिन साफ समझ लीजिए, डिडक्शन प्लानिंग है, जुगाइड नहीं। ये वही पीरियड होता है जिसमें आप इनकम कमाते हैं, चाहे सैलरी हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या इन्वेस्टमेंट से गेन्स। नॉर्मली इसका ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंडिया में ये हर साल सेम रहता है। यही वो समय होता है जब LIC, PPF, ELSS जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो। याद रखिए, प्रीवियस ईयर टियाज इनकम अर्निंग प्लस टैक्स प्लानिंग का साल। अगर आपको लगता है कि टैक्स बचाने का मतलब सिर्फ 80C, LIC और PPF है, तो साफ बात है, आप जरूरत से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। आज मैं आपको वो इनकम टैक्स डिडक्शंस बताने वाला हूँ जो पूरी तरह कानूनी है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या फिर समझ नहीं पाते। एक बात पहले क्लियर कर लेते हैं, हर इंसान के लिए डिडक्शंस अलग होती है। जो डिडक्शंस हर वीडियो में सबके लिए बताई जाती है, वो आधा सच होती है और आधा सच सबसे खतरनाक होता है। सेक्शन 80C, लेकिन स्मार्ट तरीके से 80C सबको पता है, लेकिन मिसयूज भी सबसे ज्यादा यही होता है। सिर्फ डिडक्शन के लिए LIC लेना, साल के एंड में पैनिक इन्वेस्टमेंट करना, ELSS सिर्फ 3 साल का लॉक इन, मार्केट लिंक, EPF और PPF लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग। याद रखिए, अगर इन्वेस्टमेंट समझे बिना किया तो टैक्स तो बचा, लेकिन पैसा फंस गया। सेक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस, ये डिडक्शन लोग भूलते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। सेल्फ और फैमिली 25,000 रुपए, पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग की फाउंडेशन है। होम लोन डिडक्शंस, गलतफहमी का राजा। सेक्शन 24B, होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख रुपए। सेक्शन 80C, प्रिंसिपल रीपेमेंट 1,50,000 रुपए। लोग होम लोन लेते हैं, लेकिन डिडक्शन पूरा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि डिटेल्स पढ़ना सबसे बोरिंग काम लगता है। स्टूडेंट लोन, अनलिमिटेड डिडक्शन। सेक्शन 80E, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, कोई अपर लिमिट नहीं, लगातार 8 साल तक। ये डिडक्शन सैलरी ड्यू सबसे ज्यादा मिस करता है, क्योंकि उसे लगता है लिमिट होगी, नहीं है। सैलरीड लोग जो भूल जाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। HRA, अगर आप रेंट दे रहे हैं। LTA,
अगर प्रॉपर ट्रैवल प्रूफ है। फॉर्म 16 पर ब्लाइंड भरोसा मत करो। एम्प्लॉयर टैक्स प्लानर नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर्स असली खेल। अगर आपकी इनकम फ्रीलांसिंग, बिजनेस या किसी भी अदर सोर्स से है और आप ये डिडक्शंस नहीं ले रहे, तो आप टैक्स नहीं दे रहे, आप डोनेशन दे रहे हैं। होम ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरनेट, फोन, लैपटॉप, डेप्रिसिएशन, हेल्थ इंश्योरेंस अबव द लाइन। सबसे बड़ी गलती रिसीप्ट नहीं है, डिडक्शन नहीं है। याद है, इनकम टैक्स नहीं मानता। रिकॉर्ड रखोगे, पैसा बचेगा। टैक्स बचाने के लिए ज्यादा डिडक्शंस नहीं चाहिए, सही डिडक्शंस चाहिए। और अगर आपकी प्रोफाइल सिंपल है तो कोई मैजिक डिडक्शन भी नहीं है। ये सच है, एक्सेप्ट करो। इन्फॉर्म्ड रहें, कंप्लायंट रहें। ITR अवेयरनेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर साल टैक्स बचत में गलती न हो। वीडियो को लाइक शेयर करें।